अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं चैप्टर 10 कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी। सो कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी जो है वो बेसिकली एक एक्सटेंशन है आपकी लास्ट जो हमने परचेजिंग पावर पैरिटी पढ़ा था उसमें हमने लॉ ऑफ वन प्राइस के थ्रू प्राइसेस में जो है वो एक्सचेंज रेट डिटरमिन करने की कोशिश की थी। आज हम देखते हैं कि उसी की एप्लीकेशन जब फाइनेंशियल मार्केट्स में यानी इंटरेस्ट रेट्स पे हम देखते हैं तो उसकी वजह से भी हमें एक्सचेंज रेट डिटरमिन करने में हेल्प। तो की ऑब्जेक्टिव्स जो है वो यहाँ पे ये हैं कि आपके जो इंटरेस्ट रेट्स जो कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी है उसमें जो है वो हम रीजंस देखेंगे कि उसमें क्यों इंटरेस्ट डेवलप हुआ लोगों का। सीआईपी कंडीशन क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। जो कवर्ड आर्बिट्राज के मैकेनिक्स हैं वो क्या हैं और सीआईपी से डेविएशंस किस वजह से होती हैं जिसकी वजह से आर्बिट्राज क्रिएट होती है। तो सीआईपी हाइपोथेसिस क्या कह रहा है? इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट रेट, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दूसरा फॉरवर्ड रेट और तीसरा इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ वन प्राइस की हम फाइनेंशियल मार्केट्स में एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स इन डोमेस्टिक कंट्री आर इक्वल टू इंटरेस्ट रेट्स इन फॉरेन कंट्री given a relationship of forward and spot rate। ठीक, तो बेसिकली ये है और चूंकि ये कंप्लीशन होती है आपकी 1+i से और ये 1+i स्टार x से, तो ये आपका रिलेशनशिप जो है वो CIP हाइपोथेसिस बेसिकली डेवलप करता है और इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वन प्राइस। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं दे आर कॉस्ट ऑफ मनी, बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, जो करेंसी की कॉस्ट है वो इंटरेस्ट रेट्स में शो होती है। और परचेजिंग पावर पैरिटी के थ्रू आपने देखा था कि वो बेसिकली कमोडिटी प्राइसेस थी, तो उसमें एजम्पशन ये थी हमारी कि प्राइस इन वन कंट्री सेम एज प्राइस इन अदर कंट्री गिवन एन एक्सचेंज रेट। यहाँ पे एजम्पशन ये है कि इंटरेस्ट रेट इन वन कंट्री इज सिमिलर टू इंटरेस्ट रेट्स इन अनदर कंट्री गिवन अ फॉरवर्ड एंड स्पॉट रेट। तो यहाँ पे गिवन अ फॉरवर्ड और स्पॉट रेट ये आपका F/S का जो रिलेशनशिप है वो आ जाता है। अब रीजंस क्या है इसमें इंटरेस्ट के CIP में? इट कैन बी यूज एज अ मेजर ऑफ कैपिटल मोबिलिटी। सो कैपिटल मोबिलिटी बड़े आराम से आप इससे मेजर कर सकते हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपकी जो पैसा है वो कैसे जा रहा है। वो बड़ा आसान है अगर आप जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को अगर आप ध्यान में रखें तो इट क्लियरली स्टेट्स है जहाँ पे, और आर्बिट्राज थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि जहाँ से आपको चीप मिलता है वो ले लें आप और जहाँ पे आपको महंगा बिकता है वहाँ बेच दें आप। तो प्राइस डिफरेंस अचीव करना है ना। तो यहाँ पे जो आपका कैपिटल मोबिलिटी है वो ये बता रही है कि जब आपका इंटरेस्ट लो है जहाँ पे, वहाँ से आप बोरो कर लें और जहाँ पे आपने इंटरेस्ट रेट्स हाई देखा है वहाँ पे जाके डिपॉजिट करा दें। सो आपको डिफरेंस जो है वो आर्बिट्राज की सूरत में या प्रॉफिट की सूरत में बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आपको बड़े आराम से पता लग जाएगा कि कैपिटल मोबिलिटी क्या है। इट लिंक्स द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स विद द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ फॉरवर्ड स्प्रेड्स। ये हम पहले कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स और फॉरवर्ड स्प्रेड्स ये बेसिकली फॉरवर्ड स्प्रेड ही है ना कि करंट और जो आपका जो फॉरवर्ड स्प्रेड है, जो फॉरवर्ड रेट है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो किस तरह से जो है वो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस की वजह से आपको प्रॉफिटेबिलिटी रिसीव होगी, तो F/S की वजह से। ठीक, तो करंट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स में जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपका फॉरवर्ड स्प्रेड कहलाता है। अच्छा जी, तीसरी रीज़न ये है कि आपकी जो ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन है किसी भी मार्केट इकोनॉमी में वो आपको पता चल सकती है कि हाँ यहाँ से फंड जब बाहर जाना शुरू हो गए तो इसका मतलब है अब इस इकोनॉमी में मज़ीद इन्वेस्ट करना फ्रूटफुल नहीं है इन्वेस्टर के लिए। ठीक, तो हमें ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन पता चल जाएगी। फिर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन अभी हम कह रहे हैं कि यहाँ से बोरो कर लें वहाँ पे इन्वेस्ट कर लें, तो ऑब्वियसली इट हैज़ द इम्प्लीकेशंस फॉर फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
अब जो CIP इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो ये कह रही है, हम पहले कह रहे हैं 1 प्लस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरेन इंटरेस्ट रेट गिवन अ फॉरवर्ड एंड स्पॉट रेट। ठीक, इसका मतलब यह है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है I माइनस आई स्टार है, ये बेसिकली फॉरवर्ड स्प्रेड है। ठीक, सो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट माइनस फॉरेन इंटरेस्ट रेट आपका फॉरवर्ड। अच्छा, अब अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो ये आर्बिट्राज साइकिल में अगर आप रिकॉल करें तो हम पहले जो है वो करेंसीज की मूवमेंट कर रहे थे। अब यहाँ पे पैसे की जो है वो हमने मूवमेंट देखनी है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और एंड पे देखना है कि क्या हमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब अगर आपके पास इन्वेस्टर के पास के इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल, यानी 1 मिलियन रुपीज़ हैं, तो के इज़ 1 मिलियन फॉर एग्जांपल। सो जब वो डोमेस्टिक में डिपॉजिट करवाता है तो उसे रिटर्न क्या मिलेगा, के इंटू 1 प्लस आई, यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको ऐड होकर उसकी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। ठीक, जब वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है तो पहला काम क्या करेगा, स्पॉट रेट से डिवाइड होगा, ठीक है, और उसे क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिल जाएगी। उस फॉरेन करेंसी को, यानी जो के ओवर एस हमारे पास आंसर आया हुआ था, इन्वेस्ट करेगा तो फॉरेन इंटरेस्ट रेट उस पर लागू होगा विच इज़ 1 प्लस आई स्टैरिक, तो ये उसका आ जाएगा। जब इसकी टर्म मेच्योर होगी तो उसको वापस रिकन्वर्ट भी तो करना है ना डोमेस्टिक करेंसी में। ठीक, तो रिकन्वर्ट करने के लिए उसे कौन सा रेट है, एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास आंसर था उसको मैंने एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है या नहीं है। तो अगर तो डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि आर्बिट्राज एग्जिस्ट करता है। अगर डिफरेंस नहीं है, ठीक, तो आर्बिट्राज एग्जिस्ट नहीं करता। अब मतलब अगर हम ये कहें कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल थे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था हमारे पास। और अगर जो है वो आपका फॉरेन डोमेस्टिक से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है फॉरेन में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा है आपको, और अगर आपका डोमेस्टिक फॉरेन से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करने में आपको फ़ायदा है। सो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका डोमेस्टिक से फॉरेन और फॉरेन से डोमेस्टिक का जो साइकिल है उसमें आपको जो कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज है वो क्या कहते हैं। अब अगर आप डोमेस्टिक से फॉरेन को देखें तो आप क्या कह रहे हैं, बोरोइंग डोमेस्टिक करेंसी या आपने बोरो की, उसको आपने 1 यूनिट बोरो की है, उसको स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, आप इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन रेट पे 1 प्लस आई स्टैरिक, ठीक, उसको कन्वर्ट करेंगे वापस फॉरवर्ड रेट पे, एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, कवर्ड मार्जिन क्या था, फॉरवर्ड था ना बेसिकली। सो अब आपने ये जो 1 यूनिट है उसको एट द एंड ऑफ द डे उस पर इंटरेस्ट भी तो पे करना है, तो 1 प्लस आई आप जो है वो लोन रीपे करेंगे। अब तो अगर आपका ये रिलेशनशिप जो है ये फेवरेबल है, इसका मतलब है डोमेस्टिक से फॉरेन मूवमेंट में आपको बहुत फ़ायदा है, फेवरेबल एलिमेंट आ गया ना, जिसमें डायरेक्शन है आपकी एफ ओवर एस की। इसी तरह आपकी फॉरेन से डोमेस्टिक मूवमेंट भी हो सकती है कि आपने फॉरेन करेंसी को बोरो किया है, यहाँ पे आप डोमेस्टिक को बोरो कर रहे थे, ये ध्यान में रखिएगा, फॉरेन करेंसी को बोरो किया है, उसको स्पॉट रेट पे कन्वर्ट किया तो मतलब वो तो सेम ही रहेगी, ऐसी रहेगी। इसका मतलब है एस को 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट से आप जो है वो मल्टीप्लाई करोगे, तो आप रिकन्वर्ट करोगे तो फॉरेन में जाने के लिए अब आपको फॉरवर्ड रेट पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये एस ओवर एफ 1 प्लस आई आ जाएगा। और अगर आप फॉरेन पे इंटरेस्ट पे करोगे तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लागू हो रहा था वो था 1 प्लस आई स्टैरिक, और इन दोनों का डिफरेंस यानी एस ओवर एफ इंटू 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई स्टैरिक, यह आपका कवर्ड मार्जिन कहलाएगा। अगर आपका ये आंसर पॉजिटिव है इसका मतलब है आर्बिट्राज है। अगर ये आंसर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा। तो ये एक इम्प्लीकेशन, नेगेटिव है तो आप इसको ऑब्वियसली इंप्लीमेंट नहीं करोगे, पॉजिटिव होगा तो आप इसको इंप्लीमेंट करोगे। और अगर ये गलती से बराबर है, यानी एफ ओवर एस 1 प्लस आई स्टैरिक बिकम्स इक्वल टू 1 प्लस आई,
ठीक है, तो इसका मतलब कोई आर्बिट्राज नहीं है। इसी तरह आपका जो एस ओवर एफ है 1 प्लस आई अगर हम देखें एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 1 प्लस आई स्टेरिक, तो इसका मतलब है नो आर्बिट्राज। तो ये नो आर्बिट्राज कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। अब प्रॉफिट्स बेसिकली आपके ये आ रहे थे ना, प्रॉफिट को हम पाई से शो कर रहे हैं। सो एफ ओवर एस 1 प्लस आई स्टेरिक माइनस 1 प्लस आई, इसका मतलब यह है कि पाई की इक्वेशन हम ये कह सकते हैं कि आई स्टेरिक माइनस आई प्लस एफ। ये जो एफ है ये हमने पहले भी कहा ये फॉरवर्ड स्प्रेड है। जो एफ और एस का, एफ ओवर एस का जो हमारे पास चेंज आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है, वो हमारे पास इटैलिक एफ है। सो डोमेस्टिक से फॉरेन में जाने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी प्रॉफिट की, वो बनेगी फॉरेन इंटरेस्ट रेट माइनस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट प्लस हमारे पास एफ हो। ठीक है, तो हम इटैलिक एफ जो है फॉरवर्ड स्प्रेड, तो हम बड़े आराम से उसका प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट जो पैरिटी है फॉरवर्ड स्प्रेड के एस्पेक्ट में देखें, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड स्प्रेड बराबर होगा स्पॉट रेट 1 प्लस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस फॉरेन इंटरेस्ट रेट। अब अगर आप बिड ऑफर स्प्रेड के साथ इनको देखना चाहें, देखें आपको ध्यान में रखना है कि आपको इंटरेस्ट रेट्स में भी बिड एंड ऑफर मिलते हैं। बेसिकली बोरोइंग और डिपॉजिट रेट डिफरेंट होते हैं, तो आपका जो बिड ऑफर है इंटरेस्ट रेट में भी मिलता है। यानी इंटरेस्ट रेट जब कोट हो रहा होगा वो हो रहा होगा फर्स्ट करें 7% 9%, यानी अगर आप डिपॉजिट कराएंगे तो 7% मिलेगा, अगर आप लोन लेंगे तो 9% होगा। तो ये जो इनका डिफरेंस है ये भी इनका स्प्रेड है। तो बिड आस्क की वजह से भी अच्छा खासा स्प्रेड या प्रॉफिट क्रिएट हो सकता है। सो उसी इक्वेशन को अगर हम डोमेस्टिक से फॉरेन में देख रहे हैं, तो हमारे लिए रेलेवेंट रेट फॉरवर्ड के टाइम पे जो है वो बिड होता है और स्पॉट के टाइम पे आस्क होता है, क्योंकि हम डोमेस्टिक लोन लेके उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं फॉरेन करेंसी में, तो हमारे लिए ऑफर रेट रेलेवेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है जब हम डिपॉजिट कराते हैं तो हमारे लिए बिड इम्पॉर्टेंट है, और जब हमने वापस करना है तो हमारे लिए आस्क इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी और ये हमारे पास थीम बनेगा प्रॉफिट का, कि अगर मुझे डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट का बिड रेट पता हो, सॉरी फॉरेन का बिड रेट पता हो, डोमेस्टिक का जो है वो आस्क रेट पता हो, फॉरवर्ड स्प्रेड पता हो, और एक नया फैक्टर हमारे पास आ गया एम, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट का स्प्रेड ये वाला स्प्रेड जो है 9 माइनस 7, वो एम से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर आप फॉरेन से डोमेस्टिक की तरफ जाएं बिड ऑफर स्प्रेड के साथ, तो ये इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, एस बी और एफ ए हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट हम अर्न कर रहे थे डोमेस्टिक पे तो बिड रेट आ जाएगा, और हम लोन वापस कर रहे थे फॉरेन पे तो आस्क रेट आ जाएगा। ठीक, और ये इक्वेशन जो है वो हमारी चेंज हो जाती है, और इसमें ये जो प्लस एफ था ये अब माइनस एफ हो जाएगा, और ये भी साइन चेंज कर लेते हैं, आई बी माइनस आई ए स्टेरिक हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका प्रॉफिट रेट जो है उसमें बन जाता है। सो बिड ऑफर स्प्रेड के साथ आपका वही डायग्राम्स को अगर आप तसल्ली से देखें दोबारा डोमेस्टिक से फॉरेन में, तो आप देखें आपके लिए 1 यूनिट जो आपने डोमेस्टिक से फॉरेन में बोरो किया है उस पर जो इंटरेस्ट आप पे करोगे आस्क रेट आप पे लागू होता है तो 1 प्लस आई ए होगा। ठीक, तो ये तो लोन रीपेमेंट का हो गया। जब आप फॉरेन में जा रहे होते हैं तो आपके लिए आस्क रेट रेलेवेंट होता है और आप डिवाइड करते हैं तो इसलिए 1 ओवर ऐसे होगा। ठीक, फॉरेन में गए हैं तो आपका जो 1 प्लस आई बी स्टेरिक है यानी बिड रेट आपको डिपॉजिट करा रहे हैं ना आप, तो वो रेलेवेंट है, तो आपको ये मिलेगा इंटरेस्ट रेट। अर्निंग होगी, आपको अर्निंग जो हुई है तो अब आप वापस फॉरवर्ड रेट पे
रिकन्वर्ट करेंगे। तो फॉरवर्ड रेट में आपके लिए रिकन्वर्जन के लिए फॉरेन से डोमेस्टिक में आने के लिए आपको बिड रेट चाहिए होता है और बिड रेट मल्टीप्लाई होता है। तो ये इक्वेशन आपकी हो गई। इसका मतलब है कंप्लीट इक्वेशन आपकी हो गई एफ बी ओवर एस से 1 प्लस आई बी स्टैरिक माइनस 1 प्लस आई ए, और ये अपोजिट हो जाता है हमारा एस बी ओवर एफ ए हो जाता है जब हम फॉरेन से डोमेस्टिक में जाते हैं, और 1 प्लस आई बी हमारे पास आ जाता है, और जो आई ए है वो स्टैरिक का हो जाता है। ठीक है, नहीं फॉरेन इंटरेस्ट रेट, क्योंकि लोन हम यहाँ पे फॉरेन करेंसी में ले रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम कवर्ड आर्बिट्राज को देखें और जो क्रॉस फॉरवर्ड रेट्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी को देखें तो वो थ्योरी क्या कहती है? कह रहे हैं कवर्ड आर्बिट्राज और 3 पॉइंट आर्बिट्राज इन स्पॉट मार्केट कैन मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ क्रॉस फॉरवर्ड रेट्स। सो जब हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कवर्ड आर्बिट्राज जो हमारा इंटरेस्ट का है, और जो 3 पॉइंट आर्बिट्राज है, 3 पॉइंट आर्बिट्राज रिमेंबर करें जो करेंसी है उसकी बात हो रही। तो 3 पॉइंट आर्बिट्राज जो स्पॉट मार्केट में है, they can maintain the consistency of cross forward rates। जो क्रॉस फॉरवर्ड रेट्स हैं उनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप 3 मार्केट्स में 3 पॉइंट आर्बिट्राज अगर आप लोकेट करने की कोशिश करें तो आप जो उस वक्त जो उसकी बेसिस पे जो फॉरवर्ड रेट्स कैलकुलेट करेंगे वो बेसिकली कवर्ड आर्बिट्राज के रेट से मैच कर जाएंगे। अच्छा जी, आपने कहा था कि CIP से डिविएशंस होती हैं। डिविएशंस क्या हैं? आर इंडिकेटेड बाय अ नॉन जीरो कवर्ड मार्जिन। नॉन जीरो कवर्ड मार्जिन उसे हम कहते हैं। कवर्ड मार्जिन इसलिए उसको कह रहे हैं कि वो कवर्ड की बेसिस पे आपको जो मार्जिन मिल रहा है, ये जो प्रॉफिट मिल रहा है, और नॉन ज़ीरो इसलिए कह रहे हैं कि आपकी जो वेरिएशंस हैं जो आपने कैलकुलेट की थी पॉसिबल वेरिएशन से वो कहीं ज़्यादा है, तो इस वजह से उसको हम डिविएशन की बात करते हैं। अब अगर हम परसेंटेज पॉइंट्स में ऑस्ट्रेलियन डॉलर और US डॉलर के हवाले से कवर्ड मार्जिन्स को देखें, ठीक, तो परसेंटेज पॉइंट्स में देखें कि मैक्सिमम जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर और US डॉलर्स का जो पॉजिटिव रहा वो आपको मिलता है तकरीबन 1.3%, और जो मिनिमम रहा वो -1% ही आपको मिलता है। तो ये आपके ऑस्ट्रेलियन डॉलर और उसके दरमियान में जो वेरिएशन है वो रही। और अब ये देखें कि रियलिटी में आपका जो बैलेंस है जिसे हम नो आर्बिट्राज की कंडीशन कह रहे थे वो ना होने के बराबर है। अचीव हुआ है लेकिन वेरिएशंस नहीं। कंपेयर करें जापानीज येन के साथ तो वो आपको नज़र आता है कि वो 2% से ज़्यादा तक गया और वो माइनस तकरीबन 1.8% तक आपको वेरिएशन नज़र आता है। और अगर आप ब्रिटिश पाउंड के साथ देखें तो वो +2% है और -2.6% तक जो है वो उसका जो वेरिएशंस हैं वो गई हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज़ीरो के। इसी तरह कैनेडियन डॉलर के साथ देखते हैं तो वो 1.5 से भी नीचे गया है और तकरीबन 1.2% पॉजिटिव तक आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेरिएशंस है वो नज़र आती हैं। अब हमने इस सारे में जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं वो हमने मिस कर दी। हम प्रॉफिट की सीधी सीधी बात करते हैं, हमें ये नहीं पता कि जब हम किसी से जब एक्सचेंज करवाते हैं तो उस वक्त भी हमें कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं। जब कहीं हम बोरो करते हैं तो उस वक्त भी जो है वो बैंक अपने कोई सर्विस चार्जेस और इस तरह के जो एडिशनल चार्जेस हैं वो ले लेता है। इसी तरह एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फंड्स ट्रांसफ़र करने पे भी आपको कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ती है। डिपॉजिट्स में भी आपको जो है वो डिडक्शन सर्टनली फेस करनी पड़ती हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आपको अफेक्ट करेगी। सो आपका ये जो प्रॉफिट था F/S
1 प्लस आई स्टेरिक माइनस 1 प्लस आई, उसमें से आपको ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस कर लेनी चाहिए। इसका मतलब है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा आई स्टेरिक माइनस आई प्लस एफ माइनस टी। ठीक, तो ये टी आपकी माइनस ही होनी है। सो अगर आप फॉरेन से डोमेस्टिक की तरफ जा रहे हैं तो ये डोमेस्टिक से फॉरेन वाली आपकी डायरेक्शन थी। ठीक है, और ये आपका फॉरेन से डोमेस्टिक वाली डायरेक्शन है। तो इसमें यस ओवर F1 प्लस डोमेस्टिक रेट माइनस 1 प्लस आई स्टेरिक। ठीक है, और इसमें से आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस होती है, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है आई माइनस आई स्टेरिक माइनस एफ जो फॉरवर्ड स्प्रेड है माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब एक पॉलिटिकल रिस्क जो है वो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटीज़ हैं उन पे बहुत ज़्यादा अपने इफेक्ट्स डालता है। दिस रेफर्स टू द अनसर्टेनिटी दैट व्हाइल फंड्स आर इन्वेस्टेड अब्रॉड दे मे बी फ्रोजन। ठीक, आपने एक ऐसे मुल्क में पैसे जमा कराए जहाँ पे पता ही लगा 6 महीने बाद उन्होंने सारे फॉरेन फंड्स जो है वो फ्रीज कर लिए, दे बिकम इनकन्वर्टेबल, वो कन्वर्ट नहीं हो रहे। ये भी हो सकता है कि दे आर कन्फिस्केटेड, किसी भी शक में उन्होंने उस पैसे को जब्त कर लिया, यानी अब आपको वो नहीं मिलेगा तो एक लॉन्ग लिटिगेशन प्रोसेस है जिसके बाद आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको इस तरह के पॉलिटिकल रिस्क जो है वो फेस करने पड़ते हैं, इनको आपने पहले से प्रीएम्प्ट करना, सेफ प्लेसेस पे आपने जो है वो इन्वेस्ट करना। अ मिनिमम कवर्ड मार्जिन इज रिक्वायर्ड बिफोर इंडल्जिंग इन कवर्ड आर्बिट्राज। तो आपको कोई ना कोई मिनिमम कवर्ड मार्जिन जो है वो मिनिमम लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल चाहिए होता है। जैसे हम देख रहे थे कि जो मार्जिन्स थे यूएस डॉलर के वो मैक्सिमम 1% और -1% तक गए। ठीक, सो क्या पता जो इसमें कवर्ड आर्बिट्राज में इंडल्ज होने के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सामने रख के और बाकी सारी कॉस्ट को सामने रख के मुझे 1.2% जो था वो मिनिमम होता तो मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग होती थी, लेकिन वो 1% था तो मैं उस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट ही नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पे जहन में। फिर टैक्स डिफरेंशियल्स भी हैं, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी तो टैक्सेस भी जो है वो हर कंट्री के डिफरेंट हैं। द कवर्ड मार्जिन इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टैक्सेस। ऑब्वियसली आपकी जो इक्वेशन थी वो हमने जो लिखी थी फाई इज इक्वल टू एफ आई माइनस आई स्टेरिक, ठीक है, माइनस टी। तो अब यहाँ पे हम कहें माइनस टैक्स भी तो होगा, उसी वजह से भी तो आपका पाई जो है रिड्यूस हो जाए। इसी तरह लिक्विडिटी डिफरेंसेस भी हैं। द मोर अनसर्टेनिटी देयर इज कंसर्निंग द फ्यूचर नीड्स द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग द हायर द प्रीमियम टू बी रिसीव्ड बिफोर इंडल्जिंग इन कवर्ड आर्बिट्राज। तो आपको प्रीमियम जो है वो ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं अगर अनसर्टेनिटी ज़्यादा है आपकी जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग के हवाले से और फ्यूचर नीड्स को सामने रख के। इसका मतलब यह है कि जितनी अनसर्टेनिटी होगी उतने चांसेस हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उतने लॉस के चांसेस भी बन जाए। लेकिन जब भी आप इसमें कवर्ड पैरिटी की तरफ जाते हैं तो आपको प्रॉफिट लाजमी होता है, वो वेरिएट होके मिनिमाइज हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। अच्छा जी, अदर फैक्टर्स क्या हैं? अदर फैक्टर्स काज डिविएशंस फ्रॉम CIP बिकॉज दे हिंडर द मूवमेंट ऑफ आर्बिट्राज फंड्स। जैसे अभी FATF के तहत आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बड़े आराम से फंड्स जब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो जब फंड्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली आपको क्या कहते हैं, जो जो सोच के जो आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट की थी कि प्रॉफिट होगा, वो नहीं होता। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक पॉइंट और था हमारे पास, एक और फैक्टर भी है कि दे इंक्लूड इनइलास्टिक सप्लाई। सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक हो, कैपिटल मार्केट्स जो है वो परफेक्ट ना हो, और जो कैपिटल कंट्रोल्स हैं वो लगे हों। तो कैपिटल कंट्रोल्स में जैसे हम कह रहे थे कि आपकी
जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मूवमेंट्स ऑफ फंड्स, करंट FATF सिनारियो में भी हम बात कर रहे हैं, तो इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वजह से आपकी जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक हो जाती है और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्वेश्चन मार्क में